एक ऐसी पार्टी जिसके पास 40 साल पहले मात्र 2 सीट्स थी इंडियन पार्लियामेंट में, वो आज भारत की सुपर पावर आखिर कैसे बनी? भारत के इतिहास में पहली बार कोई नॉन कांग्रेस नेता देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसके चर्चे केवल हर भारतीय नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में चल रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में आपको ले चलते हैं एनडीए और बीजेपी के फ्लैशबैक में, और जहां आपकी बार 400 पार के नारों से पूरा देश गूंज रहा था, वहां ऐसा क्या हुआ कि एनडीए 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। ऐसी क्या गलतियां रही बीजेपी की, ये भी आज की वीडियो में जानेंगे। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। कांग्रेस के इलेक्शन रिजल्ट्स का इतिहास उठा के देखा जाए तो सन 1971 तक कांग्रेस कभी भी 250 सीटों से नीचे नहीं है। इनफैक्ट मोस्टली 300 सीटों से ऊपर ही रही है। लेकिन ये ट्रेंड 1977 में एकदम से चेंज हो जाता है और कांग्रेस को मात्र 154 सीट्स मिलती है। इस डिक्लाइन के तमाम कारण रहे थे, जैसे कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसके चलते लाखों रेफ्यूजीज भारत आए और जिस कारण भारतवासियों को काफी दिक्कतें हुई। मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर, जिसके चलते ऑयल प्राइसेस 300% तक बढ़ गए और इन्फ्लेशन 25% बढ़ गया। इसके अलावा द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी इमरजेंसी ऑफ 1975 के चलते भी लोगों में बहुत गुस्सा था कांग्रेस के अगेंस्ट, और आग में घी डाला मास नसबंदी के उस घिनौने अध्याय ने, जिसने इंसानियत के खिलाफ न जाने कितनी हदें पार कर दी। 1975 इमरजेंसी से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ लिंक्ड है। दरअसल इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के चलते जब इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और 6 साल तक का बैन उन पे लगा दिया गया था, जिसके तहत भारत की कोई भी इलेक्टेड पोजीशन पे नहीं बैठ सकती थी, तो रातों रात उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इस 21 महीने के लंबे और खौफनाक दौर में 1,40,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट और डिटेन किया गया, जिसमें जनसंघ के एल के अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी शामिल थे। लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा फैल रहा था और देश भर में प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, जिसमें से गुजरात और बिहार में ये प्रोटेस्ट काफी तगड़ा रूप ले चुके थे। 1971 में तो गुजरात में हालत ये हो गई थी कि वहाँ की स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, और प्रोटेस्टेंट्स में एक नामी शख्स था, एक 24 साल का लड़का, जिसमें देश के प्रति एक अलग सा जोश था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी तक बताए गए इश्यूज के चलते अब सत्ता धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से फिसल रही थी। जैसे 2024 के इलेक्शंस में ऑपोजिशन ने एनडीए के अगेंस्ट एक ग्रैंड अलायंस बनाया यानी द इंडी अलायंस, वैसे ही 1977 के इलेक्शंस के लिए कांग्रेस के अगेंस्ट जनता पार्टी के नाम से कोलिशन बनाया गया, जिसके साथ मिलकर 1977 में 295 सीट्स के साथ सरकार बनाई गई। इस कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल थे भारतीय लोक दल, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर इत्यादि। पर 1980 में ही वापस से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए और कांग्रेस 353 की बहुमत से जीत गई। सोचने की बात यह है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या गलत हुआ कि जनता पार्टी की सरकार टिक नहीं पाई। दरअसल इस कोलिशन में कई पार्टीज थी जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, अलग अलग वोट बैंक्स थे और अलग अलग ओपिनियंस थे, और जिसके चलते भारत एक एनालिसिस पैरालिसिस से गुजर रहा था। इसके अलावा जैसे 1974 में मिडिल ईस्ट में वॉर के कारण इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ी थी, 1979 में भी अरब इजराइल वॉर के चलते इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। एज अ रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। बीजेपी पूरे जोर शोर से कमबैक करने के लिए तैयार थी, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद देश की सहानुभूति वापस से कांग्रेस के साथ थी और 1984 में कांग्रेस 404 सीट्स की भारी बहुमत से जीती, जहां बीजेपी मात्र 2 सीट्स ही जीत पाई। अब प्राइम मिनिस्टर की गद्दी थी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के पास, जिसके पास देश की सहानुभूति तो थी लेकिन पॉलिटिकल स्किल्स नहीं। राजीव गांधी के टाइम पे कई बड़े मुद्दों को बहुत बुरी तरह से हैंडल किया गया, जैसे कि दर्दनाक भोपाल गैस ट्रेजेडी, खालिस्तान इशू, पाकिस्तान एंड कश्मीर इशू, श्रीलंकन तमिल से वॉर, शाहबानो केस इत्यादि। इसके अलावा कई बड़े स्कैम्स में भी कांग्रेस का हाथ सामने आने लगा, जिसमें से एक बड़ा नाम है बोफोर्स स्कैम का। एज अ रिजल्ट 1989 इलेक्शंस में कांग्रेस की सीटें 197 पे पहुंच गई, जहां बीजेपी की सीट्स बढ़ के 85 हो गई। 1991 में राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद वापस से इतिहास दोहराया गया और सहानुभूति के चलते कांग्रेस को
244 सीट्स मिली, लेकिन इस बार बीजेपी की सीट्स 120 थी। इस समय तक बीजेपी ने अपने कोर एजेंडास को आइडेंटिफाई कर लिया था। जहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक माइनॉरिटी ग्रुप को, बैकवर्ड कम्युनिटी को टारगेट करके अपना कैंपेन लड़ रही थी, वहां बीजेपी प्लेड अ जीनियस गेम। इन्होंने टारगेट किया एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, यानी मेजॉरिटी हिंदूज को। हिंदुत्व, राम मंदिर और कश्मीर बीजेपी के 3 अहम मुद्दे बन गए। मंदिर वही बनाएंगे जैसे नारों से गूंजती बीजेपी की रथ यात्रा हो, या कन्याकुमारी से शुरू हुई कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा लहराने के लिए हुई एकता यात्रा। बीजेपी का देश को संदेश स्पष्ट भी था और मजबूत भी। इन इनिशिएटिव से बीजेपी देश की मेजॉरिटी को, जो कि कास्ट पॉलिटिक्स के आगे बिखरी हुई थी, उनको यूनाइट करने का प्रयास कर रही थी और एक बड़े स्तर पे देश सेवा करने का संकल्प भी ले रही थी। जहां बीजेपी की स्ट्रैटेजी सटीक थी, सफलता में अहम योगदान आरएसएस का भी था, जिसने बीजेपी को दिग्गज लीडर्स दिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेहनत सफल हुई और 1996 में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन मेजॉरिटी सपोर्ट और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण 1998 में जाके एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। उनके छोटे कार्यकाल में देश ने कई बड़े निर्णय लिए, जैसे कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराए गए, जो कि अमेरिका के अगेंस्ट जाके सीक्रेटली कंडक्ट किए गए। सोशल सेक्टर में भी डेवलपमेंट देखने को मिला। कारगिल वॉर को भी बहुत ही अच्छे से और अपफ्रंट होके डील किया गया, जिससे पब्लिक का भरोसा एनडीए पे बढ़ने लगा। देश की छवि को इतना मजबूत बनाया गया कि वॉर के वक्त पाकिस्तान को किसी भी वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट नहीं मिला और इंडियन फोर्सेस के लिए सरकार तत्पर खड़ी रही। न्यू पेंशन स्कीम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी और चंद्रयान मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स भी वाजपेयी जी के एग्जाम्पलरी विजन और अप्रोच को दर्शाते हैं। इनफैक्ट उनके कार्यकाल में देश की इकोनॉमी 6 से 8% की एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी, लेकिन फिर भी एनडीए 2004 में यूपीए सरकार से हार गई। और कारण था कि एनडीए ऑल्दो देश के हित में कई बड़े निर्णय ले रही थी, जिसका असर लॉन्ग टर्म में देश में बहुत अच्छा रहने वाला था। कांग्रेस ने पब्लिक को ये कह के इन्फ्लुएंस किया था कि एनडीए आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही है और उनके काम से आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की लीडरशिप में कई अच्छे काम किए और इसी के साथ कई बड़े स्कैम्स भी। इनमें 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, 2012 का कैश फॉर वोट स्कैम और भी कई शामिल थे। मीनवाइल गुजरात अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट और ग्रोथ की चरम सीमा पे था, जिससे देश भर के स्टेट्स एनवियस थे। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को देख, नरेंद्र मोदी की काबिलियत और जज्बे को देख, एनडीए को अब अपना हुक्म का इक्का मिल गया था, जिसने 2014 में देश की कमान बखूबी संभाली और अपनी लीडरशिप से आने वाले भारत का इतिहास रच दिया। ऐसे तमाम लैंड ब्रेकिंग निर्णय लिए गए जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल था, जैसे कि आर्टिकल 370 और बाबरी मस्जिद इशू। विकास अब देश की रगों तक फैला और आम आदमी से लेकर मिडिल क्लास और ओवरऑल देश के हित में हर पॉसिबल सेक्टर में पुरजोर काम किया गया। लेकिन फिर भी 2024 में बीजेपी का रिजल्ट देश के लिए शॉकिंग रहा, क्योंकि जहां 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे, वहाँ एनडीए सरकार तो बना रही है लेकिन 300 सीट्स भी पार नहीं कर पाई है। लेकिन ऐसा क्यों? 2024 के इलेक्शंस में कई फ्रंट्स पे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस झलका। जैसे आरएसएस, जो कि बीजेपी का दाहिना हाथ था, इस बार उसे नकार दिया गया और जेपी नड्डा ने तो एंटी आरएसएस स्टेटमेंट्स तक पास कर दिए, जिससे कहीं ना कहीं आरएसएस और उसके सपोर्टर्स का ट्रस्ट बीजेपी से कम हो गया। इसके अलावा बीजेपी ने सिर्फ अपने हुक्म के यानी मोदी जी के ब्रांड नेम पर अपना पूरा कैंपेन लड़ा। 23.5% सिटिंग एमपीज तक को टिकट्स नहीं दिए गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में रिकमेंडेड 25 कंटेंडर्स को सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप ने रिजेक्ट कर दिया था और नतीजा राम मंदिर वाली अयोध्या वाले यूपी में बीजेपी को मुंह के बल गिरना पड़ा। कुछ यही केस राजस्थान में भी देखने को मिला। इसके अलावा एक मेजर गलती जो बीजेपी ने की वो ये थी कि उसने ऑपोजिशन को बहुत अंडर एस्टिमेट किया, जस्ट बिकॉज राहुल गांधी वाज द फेस ऑफ ऑपोजिशन, जबकि उनके पीछे कई प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर्स थे जिनके अगेंस्ट बीजेपी को कॉशियस रहना चाहिए था, पर वो नहीं रही। अदर देन दैट, कांग्रेस ने अपने कैंपेन का अहम हिस्सा सोशल मीडिया को बनाया,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, बॉट्स यूज किए, भारत जोड़ो यात्रा का भी एक्सटेंसिवली सोशल मीडिया कवरेज किया गया। कई यूट्यूबर्स के थ्रू इनडायरेक्टली पब्लिक को अच्छी खासी तादाद में इन्फ्लुएंस किया, अपने नैरेटिव को स्प्रेड किया। इनफैक्ट मोदी की लीडरशिप को डिक्टेटरशिप का नाम तक दे दिया गया। वहीं बीजेपी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड तो रखे, पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अदर देन दैट, जहां कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास भारतीय को फ्री बीज प्रोवाइड करने का वादा किया, बीजेपी देश हित और गरीब कल्याण के बीच मिडिल क्लास यानी देश की 31% पॉपुलेशन को कहीं न कहीं भूल गया, जिसके चलते इट लॉस्ट देयर सपोर्ट टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। 2024 के रिजल्ट्स के बाद ये तो साफ है कि भारत में जो भी सरकार आएगी वो एक कोalition गवर्नमेंट होगी, और अनस्टेबिलिटी के डर से और अलग अलग पार्टीज के अलग अलग ओपिनियंस के चलते कई बड़े निर्णय जो बीजेपी प्रॉमिस कर रही थी शायद वो ना ले पाए। बट फैक्ट तो ये भी है कि मोदी है तो मुमकिन है, और देश ने ये देखा है। आने वाले वक्त भारत की पॉलिटिकल जर्नी के लिए काफी दिलचस्प होगा, लेकिन इस बार की इलेक्शंस ने एक बात साफ कर दी, नो मैटर हू फॉर्म्स द गवर्नमेंट, द पावर लाइज विद इन द पब्लिक। और लोकतंत्र का इससे बड़ा प्रतीक तो क्या ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो आपका इस बारे में क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।